Hello everyone, we are going to start with another lecture of performance management और इस लेक्चर में मेनली हम प्राइसिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, प्राइसिंग का जो डिस्कशन है ये एक अच्छा डिस्कशन है। आसान सा टॉपिक है, इतना मुश्किल इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए, प्राइसिंग में हम मेनली एक कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं यहाँ पे, और हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स बेसिकली ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट उस वक्त मैक्सिमाइज होता है जब प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपके मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाए। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो इकोनॉमिक्स में नॉर्मली हम ये कहते हैं कि नॉर्मली मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वो लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, यानी जो जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं उसको इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। तो वो ये कहता है कि देखिए जी, जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जब हम एमए करते हैं तो उसमें तो हम ये कहते हैं कि जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, लेकिन प्रैक्टिकली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती, ये प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अभी प्रोडक्शन स्टार्ट की, आप पहली दफ़ा एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेबर को आधा घंटा लग रहा है प्रोडक्ट बनाने में। फिर जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बनाते चले जाएंगे वैसे वैसे लेबर एक्सपीरियंस गेन करता जाएगा, जिसको हमने पीछे लर्निंग कर्व का भी नाम दिया है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि आपका लेबर का जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है, प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। अच्छा, जब प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम होगा तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होगी। अच्छा, अब सपोज पहले लेबर आधा हाफ एन आवर ले रहा था प्रोडक्ट को बनाने में, आसानी के लिए हम 2 घंटे कर लेते हैं। कम होते 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 ये कुछ 1.5 1.8 आवर्स हुआ, फिर 1.6 आवर्स हुआ, और उसके बाद फिर ये 1.5 आवर्स पे हो गया। फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आपका वेज रेट $10 पर आवर है तो पहले इनिशियली 20 की कॉस्ट थी, फिर 18 की हो गई, फिर 16 की हो गई, और फिर 15 की हो गई। तो इसका मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। अच्छा, अगर वेरिएबल ओवरहेड्स आपके लेबर आवर्स पे डिपेंड कर रहे हैं तो वहाँ भी ये सिचुएशन होगी। जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो आपका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड की वजह से वेरिएबल ओवरहेड्स भी कम होते चले जाएंगे। तो इनिशियली क्या होता है, वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी शुरू में कम होती है, एक टाइम तक कम होती है, और उसके बाद फिर आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोबारा से बढ़नी शुरू होती है। दोबारा से क्यों बढ़ेगी भाई? देखिए, आपकी कंपनी में लेबर काम कर रहा है, लेबर में आपके पास फॉर एग्जांपल 100 के करीब वर्कर्स हैं, 200 के करीब वर्कर्स हैं, या 400 वर्कर्स हैं। 400 वर्कर्स की एक कैपेसिटी होगी काम करने की। अगर आप उससे ज़्यादा काम करवाएंगे तो ओवर टाइम देना पड़ेगा, तो प्रीमियम जाएगा आपका। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और लेबर ओवर टाइम के लिए मना कर देता है तो आपको नया लेबर हायर करना पड़ेगा, उसका टाइम दोबारा से फिर वो 2 घंटे से शुरू करेगा, या हो सकता है और ज़्यादा टाइम लगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम मशीन से काम करा लेंगे तो वो फिर एक अलग चक्कर है। तो फिर हम ये कहते हैं कि देखिए भाई, इनिशियली तो आपका टाइम आपकी कॉस्ट कम होती है डिस्काउंट्स की वजह से, लर्निंग कर्व की वजह से, लेकिन फिर एक टाइम पीरियड के बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से बढ़नी शुरू होती है। तो ये तो है सिलसिला मार्जिनल कॉस्ट का। यानी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में अगर उसको मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ है इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, पहले कम होती है फिर बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये है, हम तो ये कहते हैं कि जी सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली सेलिंग प्राइस हर वक्त कांस्टेंट नहीं होती। सेलिंग प्राइस एक हद तक कांस्टेंट रहती है, और उसके बाद जब आप ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जी मार्केट में आप इतना बेचना चाह रहे हैं कि जी डिमांड भी ख़त्म हो गई, हम मज़ीद बेचना चाह रहे हैं, तो फिर आपको सेलिंग प्राइस को अल्टीमेटली कम करना पड़ता है। तो होता क्या है कि एक तरफ मैं मार्जिनल रेवेन्यू लिख दूँ, एक तरफ मैं मार्जिनल कॉस्ट लिख दूँ। मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली आपकी $100 है, फिर ये कम होके 95 पे आई, फिर ये कम होके 90 पे आई, और फिर ये कम होके 85 पे आ गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हुआ ये कि आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो, सपोज वो मार्जिनल रेवेन्यू आपका कुछ 125 था, या 110 कर लें इसको। ठीक है।
ये कम होते होते ये इनिशियली तो 110 ही रहा, फिर कम होते होते सपोज ये 100 पे आया और ये मजीद 95 पे आ गया। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट कम होते होते 85 पे आई, फिर हमने मजीद प्रोडक्शन बढ़ाई तो फिर ये बढ़नी शुरू हो गई, 89 पे आ गई, उसके बाद फिर ये 90 पे आ गई, 92 पे आ गई, और इसको हम जल्दी से 93 पे ले आते हैं। ठीक है, एक तरफ ये मुसलसल मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट पहले कम हुई और उसके बाद दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई, एक लोएस्ट पॉइंट पे आके वापस से बढ़नी शुरू हो गई। अब इस पॉइंट पे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो $1 का मिल रहा है, यानी एक यूनिट को बेचने से $93 मिल रहा है और एक यूनिट की एडिशनल कॉस्ट $92 है, तो स्टिल $1 का बेनिफिट है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मजीद अगर ये 93 पे आया और आपकी मार्जिनल कॉस्ट 93 हो गई, तो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया। ये वो पॉइंट है जिसको इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि भाई देखिए, इस पॉइंट पे आप अपनी प्रोडक्शन को रोक दें, इस पॉइंट पे मजीद फिर आगे प्रोडक्शन ना करें। क्यों नहीं करें भाई? उसका रीज़न ये है कि अगर आप मजीद प्रोडक्शन करेंगे तो होगा ये कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो सकता है 93 पे ही रहे, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट आपकी 94 हो जाए। तो अगर ये 94 हो गई तो आपका कंट्रीब्यूशन -1 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे अगर आपने 1000 यूनिट्स बना के बेच दिए तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा, उससे आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो जितना प्रॉफिट आपने यहाँ पे कमाया हुआ है वो प्रॉफिट अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे फिर इकोनॉमिस्ट बिलीव या इकोनॉमिक्स में लोग बिलीव करते हैं कि यहाँ पे आके आप अपनी प्रोडक्शन को रोक दें। अब जाहिर सी बात है, ये तो उनका पर्सपेक्टिव है, हम इसको कैलकुलेशन की तरफ लेके आते हैं बिकॉज हमें तो इस चीज़ को अप्लाई करना है। तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए फिर ये कुछ स्टेप्स हैं जो यूजुअली हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा, इन स्टेप्स में क्या चीज़ें हैं, सॉरी आई वाज जस्ट ट्राइंग टू चेक कि ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। इन स्टेप्स का मतलब ये है कि सबसे पहला स्टेप तो ये है कि यू हैव टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस एट विच सेल्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या सिचुएशन है, ये मसला ये, अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम यूजुअली एक डिमांड फंक्शन बनाते हैं, प्राइस फंक्शन या डिमांड फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी प्राइस मैक्सिमम होती है और क्वांटिटी 0 होती है। ठीक है, तो हम बेसिकली ये वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि हमारी लाइन शुरू कहाँ से होगी। ठीक है, अगर आपको ग्राफ नहीं भी समझ में आता है तो आप इसको यूं सिंपल अल्फाजों में समझ सकते हैं कि जब हम सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं तो सेल्स वॉल्यूम कम होता है, सेलिंग प्राइस मजीद बढ़ाएंगे, सेल्स वॉल्यूम मजीद कम होगा। आप इतनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दें एक पॉइंट पे कि थ्योरेटिकली आपका सेल्स वॉल्यूम 0 हो जाए। थ्योरेटिकली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली आपके कुछ ना कुछ यूनिट्स तो बिक रहे होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि जी थ्योरेटिकली आपकी सेल जो है वो 0 हो गई। अब जैसे सीएनजी और पेट्रोल है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जी सीएनजी नॉर्मली पेट्रोल प्राइसेस से कम होती है तो सीएनजी की सेल हो रही होती है, लेकिन अगर सीएनजी की प्राइस पेट्रोल से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में फिर लोग सीएनजी के बजाय फिर वो पेट्रोल यूज़ करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जिनके पेट्रोल का जो फंक्शन है वो नहीं काम कर रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी चलो सीएनजी पे काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हम इग्नोर कर सकते हैं, इतनी मामूली क्वांटिटी में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी प्राइस हमने सेट की है जहाँ पे जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट 0 हो गई है, उसकी कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं बनती। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज y इज इक्वल्स टू a माइनस बी एक्स। ठीक है, जिसमें ये जो y है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एनी सेलिंग प्राइस, a is basically selling price at which sales volume is equals to 0, b is change in selling price divided by change in sales volume, and x is the sales volume at any selling price y। कभी भी अगर आप ग्राफ पढ़े तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्राइस होती है, यहाँ पे क्वांटिटी होती है। तो हम ये कहते हैं कि देखो इस सेलिंग प्राइस पे कंपनी कितने यूनिट सेल आउट करेगी, इतने यूनिट सेल आउट करेगी, तो ये प्राइस और ये क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है, इसको P1 और Q1 कह लें आप। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है P2 Q2, ये तीसरा कॉम्बिनेशन है P3 Q3। तो हर सेलिंग प्राइस पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आप सेल आउट कर सकते हैं, तो ये बेसिकली आपस में कॉम्बिनेशन में रहेंगे, इनकी आपस में एक जोड़ी समझ लें, आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इसमें से ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए की कैलकुलेशन के बाद फिर हम क्या करते हैं,
फिर हम इसी इक्वेशन को हम रीड्राफ्ट कर लेते हैं, रीड्राफ्ट दिस इक्वेशन, रीड्राफ्ट दी अबव इक्वेशन, ये कर लेते हैं। और उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ए और बी की वैल्यू को प्लग इन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू बाय यूजिंग, फिर हम मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन कहाँ से आई, ये फिर एक अलग डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन चूंकि एसएससी में पूछते नहीं है तो यूजुअली हम उसको डिस्कस भी नहीं करते, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगर कभी हुआ तो बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन डेरिवेटिव लेना पड़ता है बेसिकली, और डेरिवेटिव फिर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता जो स्पेसिफिकली कॉमर्स के हैं। तो यूजुअली मैं फिर उस डिस्कशन को स्किप कर जाती हूँ, वरना फिर बच्चों को लगता है कि यार पता नहीं हमें कोई चीज़ नहीं आती। तो बहरहाल इसका फॉर्मूला दिया हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन भी अक्सर कैलकुलेट करने के लिए आती है, जिसमें मटेरियल की प्राइस, लेबर, ओवरहेड, सब कुछ। फिर हम मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट करके सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे और फिर हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल देंगे। ठीक है, तो चले जी हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी इफ वी कैन डू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं तो इसको पॉज करें ताकि मैं क्वेश्चन लिख लूँ। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके ऊपर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, उसने पहले आपको सबसे पहले ये बता दिया कि जी 20,000 यूनिट्स पे अ कंपनी कैन सेल 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एट सेलिंग प्राइस ऑफ 50, राइट। अच्छा, फिर उसने कहा कि इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस बाय $1 पर यूनिट विल डिक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय 500 यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने सेल्स वॉल्यूम को एक भी डॉलर से बढ़ा दिया तो मेरा सेल्स वॉल्यूम 500 यूनिट से कम हो जाएगा। इन वाइस वर्सा कि अगर मैंने सेलिंग प्राइस को कम किया तो मेरा सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इस क्वेश्चन में गिवन है, पहला क्वेश्चन है तो उसमें गिवन है, वरना यूजुअली ये गिवन नहीं होती। यूजुअली हमें खुद ही कैलकुलेट करनी होती है। फिक्स कॉस्ट उसने आपको दे दी 90,000 की। ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी उसने दे दी आपको 90,000 की। अब उसने कहा कि जी कैलकुलेट सेलिंग प्राइस एट विच प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज। तो देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स लिख के e की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकंड, therefore y is equals to a minus bx। अब y का मतलब है, y is basically a selling price, any selling price। तो यहाँ पे उसने आपको 50 की सेलिंग प्राइस दी है, वो हमेशा आपको एक सेलिंग प्राइस देगा, और उस सेलिंग प्राइस पे कितने यूनिट्स बिकेंगे वो भी वो यूजुअली आपको दे देता है। तो $50 की सेलिंग प्राइस है, ए की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, बी की वैल्यू है, बी इज व्हाट, बी इज चेंज इन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, राइट। So B is change in selling price, $1 की selling price divided by change in sales volume. Sorry, it's 500. ठीक है, multiply by what? Multiply by X. X is the sales volume. तो जो सेलिंग प्राइस आपने यहाँ पे ली है उस सेलिंग प्राइस के हिसाब से हमें रखना है कि कितना सेल्स वॉल्यूम होगा। तो $50 पे जो सेल्स वॉल्यूम है वो 20,000 है। ठीक है, so 50 is equals to A minus 1 upon 500 is what? Just a second. 1 divided by 500 is 0.002. ठीक है भाई, so multiply by 20,000, right, and then 50 minus 40, 50 minus 40, it's 10, sorry, ये वहाँ जाके प्लस होगा, 50 plus 40 is 90, ये वाली फिगर 40 आएगी। ठीक है, और माइनस में तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 50 प्लस 40, ए विल बी इक्वल्स टू $90। ठीक है, तो इसका मतलब $90 एक ऐसी सेलिंग प्राइस है जहाँ पे आपका सेल्स वॉल्यूम 0 हो जाएगा। और वैसे भी समझ में आ रहा है कि $1 बढ़ाने पे सेल्स वॉल्यूम 500 यूनिट से कम होता है। अभी 20,000 यूनिट्स है, तो इसका मतलब अगर मैं $40 से सेलिंग प्राइस को बढ़ाऊं तो मेरा सेल्स वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 20,000 यूनिट से कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ए की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेकेंड स्टेप में यू हैव टू रीड्राफ्ट अबव इक्वेशन बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अब रीड्राफ्ट कैसे करेंगे, रीड्राफ्ट करने के लिए हम
यही लिखेंगे y इज इक्वल्स टू ए एक्स सॉरी ए माइनस बी एक्स। y की वैल्यू तो हम नहीं प्लग इन कर सकते, a हम कर सकते हैं। 90 माइनस b की जगह पे हम लिख लेंगे ये 0.002। ठीक है, ये आ गया मेरा प्राइस फंक्शन की इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम लिख लेंगे कि सिंस मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू a माइनस 2bx, देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू इन दिस क्वेश्चन विल बी a की वैल्यू है 90 माइनस 2, b की वैल्यू है 0.002 ऑफ x। ठीक है, therefore marginal revenue is equals to 90 minus 0.004 of x। ठीक है, अच्छा ये वैसे तो अगर आप ACCA में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे आप, लेकिन अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आए, बिकॉज अक्सर बच्चे मुझसे यहाँ पे उलझते हैं, वो कहते हैं मैम ये चीज़ कहाँ से आई, ये बताएं ज़रा। तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना बताऊँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि नहीं यार मुझे तो पता होना चाहिए, तो मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का जो डेरिवेशन है वो मैं अभी बता देती हूँ, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए प्राइस फंक्शन क्या है, प्राइस फंक्शन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 90 माइनस 0.002 ऑफ x। अच्छा, अब प्राइस को अगर मुझे या यूँ कह लें कि प्राइस की जो वैसी इक्वेशन है दैट इज प्राइस इज y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। ठीक है, जो कि इस वक्त यहाँ पे है y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 0.002 ऑफ x। ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। अच्छा, प्राइस को कभी भी अगर रेवेन्यू में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, प्राइस को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम सेल्स वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेल्स वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँ, सेल्स वॉल्यूम इस वक्त x है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय x करूँ इस पूरी इक्वेशन को, तो प्राइस मल्टीप्लाई होगी जब x है तो ये बनेगा रेवेन्यू, a मल्टीप्लाई होगा x से तो ax बनेगा, b मल्टीप्लाई होगा तो bx स्क्वायर बनेगा। और अगर मैं नंबर्स के साथ करूं क्योंकि ये तो इक्वेशन है, तो ये बनेगा रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 90x माइनस 0.002 ऑफ x स्क्वायर। वही चीज़ है, सिर्फ इधर a की जगह पे वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ज़रा सी भी, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ का भी मार्जिनल इफेक्ट निकालना है तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव बेसिकली बना ही मार्जिनल इफेक्ट लेने के लिए। सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ इस इक्वेशन का, तो डेरिवेटिव लेने का मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू का जब डेरिवेटिव लेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू बनेगा। अच्छा, ए एक्स का डेरिवेशन जब हम लेंगे तो, या चले मैं यहाँ पे पहले ले लूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, ये हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। 90x का डेरिवेटिव अगर किसी ने डेरिवेटिव पढ़ा है तो इसकी पावर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90 90 हो जाएगा। x और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं और ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी डेरिवेटिव लेने के लिए। चले मैं इसको यूं कर देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.002 ऑफ x और पावर में से 1 माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेरिवेटिव ये बनेगा किसी चीज़ की भी पावर अगर आप ज़ीरो कर दें, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, किसी चीज़ की भी पावर ज़ीरो कर दें तो वो 1 हो जाती है। तो 90 माइनस 0.004 ऑफ x, तो अल्टीमेटली वो बनेगा यही जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। मार्जिनल रेवेन्यू हमने यही कैलकुलेट किया है ना, लेकिन इसकी असल जो कॉन्सेप्ट है वो उसका यहाँ से आ रहा है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो इसको इसी तरीके से कर लें, बल्कि आई रिकमेंड कि आप उसको इसी तरीके से करें जो हमने यहाँ पे किया है, ये वाला पार्ट। डोंट डू इट लाइक दिस, ये सिर्फ समझाने के लिए हम बताते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू में नॉर्मली, मार्जिनल रेवेन्यू में हमेशा ही चूंकि ये वर्किंग होती है, तो हमने इसको नॉर्म बना के इसका एक फार्मूला डेवलप कर लिया कि भाई मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला ये है, वरना असल कैलकुलेशन उसकी यहाँ से आती है। बहरहाल चलें जी, मार्जिनल रेवेन्यू मेरे पास आ गया। अब मार्जिनल रेवेन्यू अगर मेरे पास आ गया तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट देख लें आप, वेरिएबल कॉस्ट इत्तेफाक की बात है दी हुई है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट करके आपने सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज
Now equating marginal revenue and marginal cost. Marginal revenue is 90 minus 0.004 of x, marginal cost is 30. तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये वहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा. So 90 minus 30 is equals to 0.004 of x. So x will be equals to 60 divided by 0.004 and x will be equals to 60 divided by 0.004 is equals to 15,000. ठीक है, यानी 15,000 यूनिट्स एक ऐसा सेल्स वॉल्यूम है जहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा. अच्छा, ये तो हमने x निकाला. दिस इज बेसिकली सेल्स वॉल्यूम एट विच प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज. ठीक है. अच्छा, अब हमें सेल्स वॉल्यूम तो नहीं निकालना ना, हमें तो सेलिंग प्राइस निकालनी है. अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस के लिए हम वो इक्वेशन यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे हाईलाइट की. यहाँ पे हमने प्राइस की इक्वेशन निकाली थी ना, इसी इक्वेशन के थ्रू अगर मैं चाहूँ तो हम प्राइस निकाल सकते हैं. यानी यूँ समझें कि ये इक्वेशन अगर आपको क्वांटिटी रख के प्राइस निकालनी है या प्राइस रख के क्वांटिटी निकालनी है, दोनों के लिए यूज होती है. तो हमारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी रख के हम प्राइस निकाल लेंगे. So the equation is y is equals to 90 minus 0.002 of x. Marginal revenue की equation मत use कीजिएगा, वो price की नहीं है. So in this case y is equals to 90 minus 0.002, x की value है 15,000. ठीक है. So y will be equals to 15,000 multiplied by 0.002. 90 minus 30 is 60. तो अगर 60 की सेलिंग प्राइस रखी आपने तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. और अगर कोई मुझे ये कहे कि जी प्रॉफिट निकाल के बताओ, तो प्रॉफिट इज वेरी सिंपल. देखें, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट. सो कंट्रीब्यूशन इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन इन दिस केस विल बी 60 सेलिंग प्राइस मुझे रखनी है, 30 की वेरिएबल कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 15,000 सेल्स वॉल्यूम, क्योंकि हम तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना. So 30 multiplied by 15,000 is 4,50,000. ठीक है. अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट उसने क्वेश्चन में दी भी थी. फिक्स कॉस्ट इज 90,000. तो 90,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट 450 minus 90 is, oh sorry, 450 minus 90 is 360. ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है भाई. तो दिस इज़ बेसिकली वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक क्वेश्चन और करेंगे तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा. इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस वैसे हैं नहीं. आई मीन इसमें कोई मेजर कॉन्सेप्ट आज सच नहीं है, बड़ा सिंपल सा आसान सा टॉपिक है ये. ठीक है जी, चलें जी. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.